स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पोस्ट मेंडलिज्म में हमने जीन अंतःक्रियाएं पढ़ी, अलीलिक और नॉन अलीलिक दोनों प्रकार की। मेंडल के बाद के समय में इस पोस्ट मेंडलिज्म में आगे और भी कई चीजें खोजी गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण खोज है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशानुगति। ये मेंडल द्वारा नहीं बताई गई, लेकिन ये बाद के समय में हमें मिली। जैसा कि इसका नाम है पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स होता है मैनी, जीन मतलब जीन, तो कई जीन, बहुजीनी यानी कि कई जीन। ये जो वंशानुगति, अगर इसको हम परिभाषित करते हैं तो इस वंशानुगति में एक से अधिक नॉन एलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशानुगति। एक से अधिक नॉन एलीलिक जीन मिलकर के एक कैरेक्टर बने। अगर हम मेंडल से वापस लेते हैं तो मेंडल ने हमें कहा था कि लक्षण एक कारक द्वारा नियंत्रित होता है, और कारक को हमने बाद में जीन कहा। मेंडल का कहना था कि एक जीन से एक लक्षण बनता है, लेकिन बाद में जाकर के जब हमने आगे अंतःक्रियाएं पढ़ी तो बीच में आया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि एक जीन से एक ही लक्षण बने, एक जीन एक से ज्यादा लक्षण भी बना सकता है। ठीक है, तो एक जीन एक से ज्यादा लक्षण बना सकता है, ये भी हमने पढ़ा, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा जीन मिलकर के एक लक्षण बना सकते हैं। ये मल्टीपल, जैसे इसको कहा हमने मल्टीपल जीन, तो ये मल्टीपल शब्द पहले भी आया है, मल्टीपल अलील, मल्टीपल फिनोटाइप और अब मल्टीपल जीन। थोड़ा हम पीछे की इन चीजों से तुलना जरूर करें कि भाई मल्टीपल अलील क्या है, मल्टीपल जीन और मल्टीपल फिनोटाइप में क्या अंतर है। मल्टीपल फिनोटाइप हमने किसको कहा था? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट कहा गया था प्लियोट्रॉपी को। ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप प्लियोट्रॉपी को कहते हैं कि एक जीन द्वारा कई लक्षण बनते हैं। ठीक है, अगर हम इन तीनों चीज की कंपैरिजन करें, मल्टीपल फिनोटाइप, मल्टीपल अलील, मल्टीपल जीन, तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल जीन और मल्टीपल फिनोटाइप तो एक दूसरे के विपरीत है। मल्टीपल जीन यानी कि पॉलीजेनिक में क्या कह रहे हैं, एक से ज्यादा जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं, और प्लियोट्रॉपी में क्या कहते हैं, एक जीन एक से ज्यादा लक्षण बना रहा है। ठीक है, तो वन जीन रेगुलेट मेनी कैरेक्टर, ये तो प्लियोट्रॉपी है, मल्टीपल फिनोटाइप है। एंड मेनी जीन रेगुलेट वन कैरेक्टर, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मल्टीपल जीन है। तो याद रखिएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एवं प्लियोट्रॉपी एक दूसरे के विपरीत हैं। प्लियोट्रॉपी में जहां जीन एक है और उससे कई लक्षण बनते हैं, पॉलीजेनिक में कई जीन मिलकर के एक लक्षण बनाते हैं, तो बिल्कुल रिवर्स है। समझ गए? तो एक तो इनका अंतर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज है मल्टीपल अलील और मल्टीपल जीन का कंपैरिजन। अब मल्टीपल अलील, मल्टीपल जीन बहुत नजदीक लगते हैं, अलील भी तो जीन ही होते, तो आखिर हमने मल्टीपल अलील भी पढ़ा है। ठीक है, अलीलिक अंतःक्रियाओं में, और अब हम मल्टीपल जीन की बात कर रहे हैं। दोनों में हमें समानता भी है कुछ और असमानता भी है, वो पता चलना चाहिए। देखिए, मल्टीपल अलील और मल्टीपल जीन में एक जो आधारभूत समानता है वो ये है कि लक्षण एक ही है। ठीक है, और एक लक्षण के लिए जीन बहुत सारे, तो मल्टीपल अलील हो चाहे मल्टीपल जीन हो, एक लक्षण के एक से ज्यादा जीन है। जैसे हमने एक लक्षण पढ़ा था रक्त समूह, तो ब्लड ग्रुप के वहां पर 3 अलील थे, तो वो अलील जीन ही तो है, तो वो 3 जीन थे ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, और यहां पर भी हम देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि एक लक्षण एक से ज्यादा जीन से बन रहा है। तो मल्टीपल अलील और मल्टीपल जीन में एक चीज कॉमन है कि एक लक्षण है और उसके लिए कई सारे जीन हैं। लेकिन एक बड़ा आधारभूत अंतर भी है कि मल्टीपल अलील में एक लक्षण के जो सारे जीन हैं वो सारे जीन अलीलिक हैं, इसलिए हमने उसको मल्टीपल अलील बोला। वो अलीलिक जीन है, जैसे रक्त समूह 3 जीन है तो तीनों अलीलिक जीन हैं, और अलीलिक जीन होने की वजह से उनका चिन्ह भी हमने IA, IB, IO रखा। हमने कहा था जब तक एक ही लोकस के जीन है तो चिन्ह वही रहेगा I। ठीक है, और ये मल्टीपल अलील है, अलीलिक जीन है। और अगर हम यहाँ बात करें तो हम साफ कह रहे हैं कि एक से अधिक नॉन अलीलिक जीन मिलकर के एक लक्षण बनाते हैं। मतलब यहाँ अगर 3 जीन मिलकर एक लक्षण बनाएंगे तो तीनों जीन नॉन अलीलिक है। नॉन अलीलिक जीन का चिन्ह ही अलग देना होता, तो यहाँ तो हमें जीन A, B और C करना पड़ेगा। अगर 3 जीन मिलकर के, 3 नॉन अलीलिक जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं तो वो A, B, C 3 अलग अलग लेंगे। और मल्टीपल अलील में 3 जीन से एक लक्षण बन रहा है तो वहां पर वो तीनों जीन अलीलिक है या नॉन अलीलिक है। इसका अंतर क्या, उसका फर्क क्या पड़ा? क्योंकि वो मल्टीपल अलील में सारे जीन अलीलिक हैं,
तो एक द्विगुणित जीव में, एक डिप्लॉइड जीव में हम अधिकतम कितने एलील रख पाएंगे? क्योंकि जीन समान लोकस के हैं तो हम एक डिप्लॉइड जीव में अधिकतम 2 एलील रख पाएंगे। बताया गया था आपको, हमने कहा भी था मल्टीपल एलील में एलील चाहे कितने भी हो, एक जीव में 2 ही रहेंगे, बाकी जो है वो पॉपुलेशन के अन्य सदस्यों में पाए जाएंगे। और ये भी कहा था कि अतः मल्टीपल एलील के अध्ययन के लिए पॉपुलेशन का अध्ययन अनिवार्य होता है, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तभी हमें अलग अलग एलील का पता चलेगा। क्योंकि एक में तो 2 ही आ सकते हैं अधिकतम, क्योंकि 2 लोकस होते हैं, समझा जोड़ा होता है, ठीक है। तो वहां ये बाध्यता लोकस की है क्योंकि वो एलीलिक है। अब अगर आपको कह दिया जाता है कि नहीं आप दूसरे लोकस पर रख लो, दूसरी जगह रख लो, नॉन एलीलिक, तो अगर आपको लोकस बदलने की छूट होती तो जितने भी जीन एक लक्षण के हैं क्या सबको एक ही जीव में रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते हैं। अब ये 3 नॉन एलीलिक जीन अगर एक लक्षण बना रहे हो, चूंकि ये नॉन एलीलिक है, तो क्या ये तीनों एक ही जीव में आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। ए अलग लोकस पर, बी अलग और सी अलग, और बल्कि ए भी जहां होगा वो भी जोड़े में होगा, बी भी जोड़े में और सी भी जोड़े में। यानी कि अगर 3 नॉन एलीलिक जीन मिलकर के लक्षण बनाते हैं तो एक ही जीव में उसके कितने एलील आ जाएंगे? 6 एलील, ठीक है, 6 एलील आ जाते हैं। तो मल्टीपल एलील और मल्टीपल जीन में यही एक अंतर है, क्योंकि मल्टीपल एलील में लोकस समान रखना है, इसलिए चाहे एक लक्षण के कितने भी जीन हों, चूंकि वो एलीलिक हैं, एक जीव में 2 ही आएंगे। फिर वहां पॉपुलेशन के अध्ययन से पता चलता है। लेकिन पॉलीजीनिक मल्टीपल जीन में, क्योंकि ये सारे जीन नॉन एलीलिक हैं, तो जितने भी जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं सारे एक ही जीव में मिल जाएंगे। 3 है तो 3, या ज्यादा है तो ज्यादा, और बल्कि जोड़े में और होंगे, क्योंकि समझा जोड़ा होता है, ठीक है। तो मल्टीपल एलील मल्टीपल जीन, अंतर वही एलीलिक नॉन एलीलिक के बीच पे ही आएगा। देखो एलीलिक नॉन एलीलिक से मैंने सबसे पहले विभेदित किया था सेग्रीगेशन और अपव्यूहन। फिर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है प्रभाविता और प्रबलता को भी हमने एलीलिक नॉन एलीलिक से विभेदित किया। और तीसरी चीज है एलीलिक और नॉन एलीलिक का विभेदन किस में आ रहा है? मल्टीपल एलील और मल्टीपल जीन के अंतर को समझने में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल एलील मल्टीपल जीन बहुत एक जैसे लगते हैं। क्वेश्चन में जरा सी भी हमें पढ़ने की भी गलती हुई तो आंसर गलत हो जाता है। मल्टीपल एलील हम पहले पढ़ चुके हैं रक्त समूह के केस में, और वहां पर वो एलीलिक जीन है, इसलिए एक में 2 आते हैं, वो सिस्टम अलग है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मल्टीपल जीन है। मल्टीपल जीन का मतलब ये एक से अधिक नॉन एलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण बना रहे हैं, और इसलिए ये सारे के सारे जीन एक ही जीव में रखे जा सकते हैं, ठीक है। एलीलिक नॉन एलीलिक की वजह से ये अंतर आता है। तो ये एक तो चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्पष्ट है, एक से ज्यादा जीन, वो भी नॉन एलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण बनाएंगे, और ये सारे जीन एक ही जीव में रखे जा सकते हैं। तो एक तो इनका ये कंपैरिजन और ये अंतर हमें अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने ये लिख भी रखा इसीलिए कि प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक दूसरे के विपरीत हैं। प्लियोट्रोपी क्या है? एक जीन कई लक्षण। पॉलीजेनिक क्या है? कई जीन एक लक्षण। तो ये तो बिल्कुल विपरीत हो गए, ठीक है। प्लियोट्रोपी को हम मल्टीपल फिनोटाइप कहते हैं, इसको मल्टीपल जीन भी कहते हैं, ठीक है। अगला अंतर देखिए, मल्टीपल एलील व मल्टीपल जीन, इन दोनों का अंतर देखिए। मल्टीपल एलील व मल्टीपल जीन दोनों में एक लक्षण से संबंधित एक से अधिक जीन्स होते हैं। ये चीज तो समानता हो गई दोनों में कि एक लक्षण से संबंधित एक से अधिक जीन होते हैं। लेकिन अंतर क्या देखिए, किंतु मल्टीपल एलील के सारे जीन एलीलिक होते हैं, अतः एक डिप्लॉइड जीव में केवल 2 ही रखे जा सकते हैं। ये एलीलिक है, जैसे ब्लड ग्रुप के 3 एलील थे, लेकिन एक में तो 2 ही मिलते थे ना। और जबकि मल्टीपल जीन के सारे जीन नॉन एलीलिक होते हैं। अब ये नॉन एलीलिक जीन है, अतः ये एक डिप्लॉइड जीव में सारे पाए जा सकते हैं, सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आधारभूत अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि जो चीज हमने पहले पढ़ी उनसे ये टॉपिक किस तरह से भिन्न है। तो पॉलीजेनिक मात्रात्मक वंशानुगति, बहुजीनी वंशानुगति जो है, ये मल्टीपल एलील से किस तरह से भिन्न है, मल्टीपल जीन मल्टीपल एलील का अंतर क्या है, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारा कुल मिलाकर पॉलीजेनिक की जो परिभाषा थी वो थी एक से अधिक जीन मिलकर के एक लक्षण बनाए। वैसे आप एक और चीज गौर कीजिए, क्या ऐसा हमने अभी तक पहले कहीं नहीं पढ़ा कि एक से ज्यादा जीन, वो भी नॉन एलीलिक जीन मिलकर के एक लक्षण बनाए? ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर हम यहाँ पॉलीजेनिक के नाम से दोबारा पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जब हमने नॉन एलीलिक जीन अंतःक्रियाएं बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, प्रबलता। वहां क्या कहा गया था? 2 नॉन एलीलिक जीन एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। वहां भी यही हो रहा है, एक से अधिक नॉन एलीलिक जीन एक लक्षण बना रहे। तो हमने जो नॉन एलीलिक अंतःक्रियाएं पढ़ी वहां पर भी तो यही है,
कि एक से ज्यादा नॉन एलिलिक जीन एक लक्षण बना रहे हैं, और यहाँ भी हम वही कह रहे हैं एक से अधिक नॉन एलिलिक जीन एक लक्षण बना रहे हैं, तो फिर इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? ये ऑलरेडी नॉन एलिलिक अंतःक्रियाओं में भी यही बात दिख रही, लेकिन अंतर है। ये बात सही है कि नॉन एलिलिक अंतःक्रियाओं में भी एक से ज्यादा जीन है और लक्षण एक है, और यहाँ भी वही है, लेकिन अंतर है इस बार लक्षण का। तो यहाँ एक विशेषता और है भी, और वो है लक्षण की। यहाँ जो एक से ज्यादा नॉन एलिलिक जीन मिलके जो लक्षण बना रहे हैं, ये लक्षण सामान्य लक्षण नहीं, बल्कि ये जो लक्षण होता है ये लक्षण मात्रात्मक लक्षण होता है। यहाँ बनने वाला लक्षण मात्रात्मक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंत में जब मैंने उनकी सफलता के कारण बताए थे, वहां मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया। फिर हमने अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी, वहां भी हमने थोड़ा जिक्र किया इसका। मात्रात्मक लक्षण क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं इसको। तो देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में केवल यही बात महत्वपूर्ण नहीं है कि एक से ज्यादा जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ बनने वाला लक्षण कैसा है, मात्रात्मक। जो नॉन एलिलिक अंतःक्रियाएं हमने पढ़ी, वहां भी एक से ज्यादा नॉन एलिलिक जीन मिलकर के एक लक्षण बनाते हैं, बट वो लक्षण गुणात्मक है और यहाँ लक्षण मात्रात्मक है। तो क्लियर अंतर पता चलना चाहिए कि साहब प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक में अंतर क्या है, मल्टीपल एलील मल्टीपल जीन में अंतर क्या है, और तो और नॉन एलिलिक अंतःक्रियाओं में और पॉलीजेनिक में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ दोनों में एक से ज्यादा नॉन एलिलिक जीन एक लक्षण बनाते हैं। वहां लक्षण गुणात्मक बनता है, यहाँ लक्षण मात्रात्मक बनता है। पुनः एक बार वापस गुणात्मक मात्रात्मक की चीजों को याद दिलाता हूँ। हमने कहा था कि जो आनुवांशिक लक्षण है वो दो तरह के होते हैं, गुणात्मक लक्षण, मात्रात्मक लक्षण। हमने ये भी बताया था कि आनुवांशिक लक्षण जीन के प्रदर्शन से बनते हैं। हमने ये भी बात करी थी कि जीन जो है डीएनए का खंड है, प्रदर्शन कैसे होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए बनाएगा और फिर उसके आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन लक्षण बनाता है। ये एक प्रदर्शन का तरीका है, ठीक है। ये बात सही है कि जीन के प्रदर्शन से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से लक्षण, लेकिन ये लक्षण दो तरह के बनते हैं, या तो गुणात्मक या मात्रात्मक। कैसे? देखिए, हर जीव के शरीर में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के लक्षण होते हैं। इसमें अच्छा बुरे वाली कोई बात नहीं, दोनों समान है, ठीक है। एक्चुअली लक्षण बनने के तरीके दो हैं। जब जीन ने एक प्रोटीन बनाया, अब देखिए कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बनने मात्र से ही बन जाएंगे, प्रोटीन की उपस्थिति मात्र से बन जाए, बस प्रोटीन होना चाहिए और लक्षण आ जाएगा। वहां इस बात से कोई मतलब नहीं कि प्रोटीन कितना है। अब जीन ने प्रदर्शन किया तो प्रोटीन तो बनेगा ही, प्रोटीन बना और उससे अगर लक्षण आ गया जितना आना है, तो इसका मतलब वो लक्षण प्रोटीन की गुणवत्ता पर तय कर रहा है। वहां इस बात से मतलब ही नहीं है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी, प्रोटीन चाहे कम बने चाहे ज्यादा बने, लक्षण उतना ही आएगा। ऐसे लक्षण जो प्रोटीन की उपस्थिति मात्र से आते हैं, प्रोटीन की मात्रा पर उनका प्रदर्शन निर्भर नहीं करता, वो गुणात्मक लक्षण होते हैं। और गुणात्मक लक्षण की पहचान ये है कि वहां पर एक प्रभावी, क्योंकि देखो प्रोटीन कौन बनाता है, प्रभावी, अप्रभावी नहीं। तो अगर जीव में दो प्रभावी एलील हैं तब भी उतना ही लक्षण बन रहा है, और एक प्रभावी एलील है मतलब विषम युग्मी है तो दूसरा अप्रभावी हो जाएगा। मतलब कैपिटल टी 10 फीट का पौधा बना रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी 10 फीट ही बना रहा है, प्रभावी एलील एक हो या दो हो, लक्षण उतना ही आ रहा है, अर्थात लक्षण गुणात्मक। तो गुणात्मक लक्षण जो होते हैं वो मात्रा आधारित नहीं होते, वहां बस प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति चाहिए होती है। और मेंडल ने जितने लक्षण लिए वो गुणात्मक थे। गुणात्मक में अध्ययन भी आसान है और बिल्कुल मैथमेटिकली अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे जीव के या जीवों के सारे लक्षण इस प्रकार के नहीं होते। कई बार लक्षण प्रोटीन की मात्रा से भी तय होता है, ठीक है। जीन ने प्रदर्शन किया, प्रोटीन बनाया, ठीक है। अब प्रोटीन से कैरेक्टर बनेगा, लेकिन यहाँ कैरेक्टर कैसा और कितना बनेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीन ने प्रोटीन कितना बनाया, यानी कि मात्रा है। अगर कम प्रोटीन बनाया है तो लक्षण भी कम दिखेगा, ज्यादा प्रोटीन बनाया तो लक्षण भी ज्यादा दिखेगा। तो ये मात्रा आधारित है। जो लक्षण जीन के प्रोटीन की मात्रा से तय होते हैं वो मात्रात्मक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मात्रा आधारित है। और मात्रा का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन बना कौन रहा है, प्रभावी एलील। इसलिए ये जो लक्षण होते हैं, यहाँ इस बात का बड़ा महत्व है कि आपके पास प्रभावी एलील कितने। मान लीजिए समयुग्मी प्रभावी अर्थात दो प्रभावी एलील हैं, तो निश्चित रूप से दोनों प्रभावी एलील अपना अपना प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा, लक्षण भी ज्यादा आएगा। और अगर विषम युग्मी है तो एक प्रभावी एक अप्रभावी है, तो एक अकेला प्रभावी प्रोटीन कम बन पाएगा तो कम लक्षण आएगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि जब किसी लक्षण में समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी का प्रदर्शन एक जैसा है तो लक्षण गुणात्मक,
और जब किसी लक्षण में समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी का प्रदर्शन अलग अलग आए, बल्कि आधा करीब आए, तो लक्षण क्या है? मात्रात्मक। तो ये मात्रात्मक लक्षण है, मात्रा आधारित चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मात्रात्मक लक्षण है और इसीलिए ये चीज भिन्न है औरों से। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं मात्रात्मक लक्षण को थोड़ा सा अगर हम परिभाषित कर ले, और तो मात्रात्मक लक्षण किसे कहेंगे? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। इन लक्षणों में लक्षण का निर्धारण जीन द्वारा बनाए गए प्रोटीन की मात्रा से होता है, प्रोटीन की मात्रा से होता है। और चूंकि प्रोटीन प्रभावी एलील बनाते हैं, अतः इन लक्षणों के निर्धारण में प्रत्येक प्रभावी एलील का एक निश्चित हिस्सा होता है। ये जो लक्षण है, क्योंकि ये मात्रा आधारित है, तो प्रभावी एलील की संख्या मैटर करेगी यहाँ। ठीक है, हर प्रभावी एलील लक्षण का एक निश्चित हिस्सा बनाता है और उनको कह दिया गया वे सब अपने अपने हिस्से का काम करो। अब आपके पास जितने प्रभावी एलील हैं वो सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, सबका प्रोटीन इकट्ठा होकर जितना प्रोटीन बना उतना लक्षण आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इस तरह से कार्य होगा। ठीक है, अब मान लो जैसे 3 जीन से कोई लक्षण नियंत्रित हो रहा था, अभी मैंने बताया, तो 3 जीन के अधिकतम एक जीव में 6 एलील मिल जाएंगे। अब अगर उसमें 6 के 6 एलील प्रभावी है, तो सारे अपना अपना प्रोटीन बना रहे और वो अधिकतम मात्रा प्रोटीन की बनेगी और लक्षण भी अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उन 6 में से कोई एक अप्रभावी है, 5 प्रभावी एलील है, एक अप्रभावी है, तो अगर ये लक्षण गुणात्मक होता तो 5 प्रभावी हो या चाहे 6 प्रभावी हो, लक्षण उतना ही आता। लेकिन क्योंकि ये लक्षण मात्रात्मक है, तो जैसे एक प्रभावी कम हुआ तो एक का हिस्सा कम हो गया। तो 6 प्रभावी मिलकर जितना लक्षण बना रहे थे, 5 प्रभावी उससे थोड़ा कम ही बनाएंगे। तो यहाँ जो लक्षण है और उसका जो लक्षण प्रारूप है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रभावी एलील की संख्या कितनी, क्योंकि प्रत्येक प्रभावी एलील में लक्षण बनाने का एक निश्चित हिस्सा है, वो एक अपना हिस्सेदारी है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। अर्थात प्रभावी एलील कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने प्रभावी एलील सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभावी अप्रभावी एलील काम नहीं करते और इसीलिए वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, नॉन कंट्रीब्यूटरी होते हैं। अप्रभावी एलील नॉन कंट्रीब्यूटरी, प्रभावी एलील कंट्रीब्यूटरी होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन से लक्षण बनाते हैं। और इसलिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष ध्यान रखिएगा, अतः मात्रात्मक लक्षणों में लक्षण का लक्षण प्रारूप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। इस लाइन को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। प्रभावी एलील की संख्या से तय होगा कि कितना लक्षण आएगा। ठीक है, कम प्रभावी एलील कम लक्षण, ज्यादा प्रभावी एलील ज्यादा लक्षण, स्पष्ट बात। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मात्रात्मक लक्षण को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन मात्रात्मक लक्षणों में एक अधिकतम प्रदर्शन हुआ करेगा और एक न्यूनतम प्रदर्शन होगा। फिर तो अधिकतम प्रदर्शन कब आएगा? जब उसके सारे एलील प्रभावी। 6 जीन है, 3 जीन है तो 6 एलील, 2 जीन है तो 4 एलील, कितने भी। अगर सारे प्रभावी एलील है तो सब अपना अपना काम करेंगे, अधिकतम प्रदर्शन। और एक भी प्रभावी नहीं रहा, सारे अप्रभावी है, तो न्यूनतम प्रदर्शन। और ध्यान रखना, लक्षण का एक न्यूनतम स्वरूप भी रहता है, जो किसी जीन के काम नहीं करने के बाद भी जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, उसी को हमने अप्रभावी कहा था। तो ये इस तरह से। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच के जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या कम होती जाएगी, हमें लक्षण के मध्यम स्वरूप में मिलेंगे, मध्यम प्रदर्शन भी दिखेगा। ठीक है, तो अधिकतम प्रदर्शन, मध्यम प्रदर्शन भी। अब जैसे 6 मान लो 3 जीन है तो 6 एलील हो गए, ये जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल, एक उदाहरण मात्र है। 6 के 6 प्रभावी है, अधिकतम प्रदर्शन। ठीक है, 6 के 6 अप्रभावी हैं तो न्यूनतम प्रदर्शन। ये एग्जाम्पल है, 6 ही होना जरूरी नहीं, 3 जीन इसलिए 6 ले रहे हैं, 2 जीन होंगे तो 4 है और 4 जीन होंगे तो 8 हो जाएंगे। अब आप देखिए, मान लीजिए इसमें एक प्रभावी एलील कम हो तो लक्षण भी अधिकतम से थोड़ा सा कम आ जाएगा। 2 प्रभावी एलील कम हुए थोड़ा और कम, 3 प्रभावी कम और कम है, और ऐसे कम होते होते अंत में 0 प्रभावी एलील पर आ जाएंगे, न्यूनतम पर। तो इस तरह से मात्रात्मक लक्षणों की खास बात क्या है कि इसमें बीच की सारी रेंज मिलेगी। ये लक्षण गुणात्मक की तरह नहीं है कि वहां पर विपर्यासी स्वरूप है। गुणात्मक में तो एक लंबा तो दूसरा सीधा बोना, एक लाल तो दूसरा सफेद, बीच में कुछ नहीं है। मेंडल को तो इसी प्रकार के लक्षण मिले थे, उन्होंने अध्ययन ही उसी पे किया। लेकिन प्रकृति में सारे लक्षण ऐसे नहीं है कि एक अधिकतम स्वरूप एक न्यूनतम स्वरूप है, बीच में कुछ नहीं है। बहुत से लक्षण है जिनमें बीच के भी स्वरूप मिलते हैं। उस समय के वैज्ञानिकों ने मेंडल से भी पूछा था कि हमें तो कई लक्षणों में बीच के स्वरूप मिलते हैं, एक सततता मिलती है,
कई बार देखने पे ऐसा लगता है कि लक्षण मिक्स हो गया, कि लाल और सफेद से गुलाबी पुष्प बन गया। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कैसे होता है मेंडल नहीं समझा पाए। बाद में हमें मालूम चला कि लक्षण मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक लक्षण है, बीज के स्वरूप आएंगे। जैसे जैसे प्रभावी एलील कम होंगे लक्षण भी कम होता जाएगा। अब एक और बात आती है, हमने मात्रात्मक लक्षण तो एक जगह पहले भी बताए हैं, अपूर्ण प्रभाविता में। तो हम अपूर्ण प्रभाविता में भी मात्रात्मक लक्षण पढ़ चुके हैं, वहां भी बताया था कि वो मात्रात्मक ही है, और यहाँ फिर से मात्रात्मक की बात हो रही है। कोई अगर आपसे यह कहे कि पॉलीजेनिक वंशानुगति में और अपूर्ण प्रभाविता में आपको क्या अंतर दिख रहा है, दोनों में तो मात्रात्मक लक्षण है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों में मात्रात्मक लक्षण है, लेकिन अंतर यहां भी है। मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता का अंत में एक नाम बताया था, मैंने उसके लिए लिखा था मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव वंशानुगति, अर्थात मात्रात्मक तो है मत एक जीन से नियंत्रित हो रहा है। एक जीन से नियंत्रित होने वाला मात्रात्मक लक्षण है अपूर्ण प्रभाविता। और हमारी यहां परिभाषा क्या है, एक से अधिक नॉन एलीलिक जीन मिलकर लक्षण बना रहे हैं, और वो भी मात्रात्मक। पॉलीजीनिक है, वो मोनोजीनिक था, तो ये भी मात्रात्मक है। अपूर्ण प्रभाविता भी मात्रात्मक है, लेकिन वो एक जीन से बनती है, एक से ज्यादा जीन से बनते हैं, बस इतना सा अंतर है। और वहां बीज के स्वरूप आएंगे। ठीक है, जैसे अपूर्ण प्रभाविता में भी गुलाबी आ गया, तो उस किसी जमाने में जो मिश्रित वंशानुगति चलती थी कि भाई माता पिता के लक्षण संततियों में बीज के आते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दरअसल जिनमें वो मिश्रण दिखता था वो सारे लक्षण मात्रात्मक है। गुणात्मक में बीज का स्वरूप नहीं आता, लेकिन मात्रात्मक में जरूर आएगा, और ये मध्यम स्वरूप आना ही इसकी पहचान है। तो यहाँ एक अधिकतम से न्यूनतम और बीज की भी सारी रेंज मिलेगी, ऐसा कोई विपर्यासी वाला भाग नहीं। और बहुत जरा जरा सा अंतर है, एक प्रभावी कम, फिर दो प्रभावी कम, तीन प्रभावी, तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, तो बहुत अतिव्यापित होते हैं, और इसीलिए इनको पहचानना, इनका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मात्रात्मक लक्षणों में अंत में एक चीज और जो मैंने नीचे लाइन लिखी है, मात्रात्मक लक्षणों के प्रदर्शन में इस बात का जरूर ध्यान रखें, वातावरणीय परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। ठीक है, वातावरणीय परिस्थिति, मात्रात्मक लक्षण जो होते हैं वातावरणीय परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, एनवायरमेंट पर। मैंने जेनेटिक्स में शुरू में ही कहा था कि जीन का प्रदर्शन वातावरण पर निर्भर करता है। आनुवांशिक लक्षण के प्रदर्शन के लिए क्या चाहिए, तो मैंने तीन बातें बताई थी कि उसका जीन होना चाहिए, वो प्रदर्शित होना चाहिए, और प्रदर्शन के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि वातावरण का अर्थ केवल बाहरी वातावरण नहीं है, जेनेटिक्स में जीव के शरीर के अंदर का वातावरण और उसके आसपास का बाहरी वातावरण दोनों काम आता है। अलग अलग प्रकार के लक्षण को अलग अलग तरह के वातावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे ऊंचाई का लक्षण है तो वो हमारे पोषण पर निर्भर करता है, तो त्वचा का रंग हमारे सूर्य के प्रकाश और धूप और तापमान पर भी निर्भर करेगा। ऐसे कई प्रकार के हैं, हर जीन की वातावरणीय आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, लक्षण चाहे गुणात्मक हो चाहे मात्रात्मक हो, वातावरण का प्रभाव तो दोनों पर होता है। हमने तो शुरू में लिख दिया था आनुवांशिक जीन लक्षण तभी बनेगा जब वातावरण उपयुक्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि वातावरणीय परिस्थितियां सिर्फ मात्रात्मक को ही प्रभावित करती है, गुणात्मक को भी करती है। देखिए, वातावरण का रोल समझिए। जब आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं जीन से, तो वातावरण का काम क्या है? वातावरण दो काम करता है। वातावरण सबसे पहला काम करता है प्रदर्शन होगा या नहीं होगा ये तय करता है। अगर पता चला परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल है तो जीन का प्रदर्शन शुरू ही नहीं होता, जीरो प्रदर्शन, लक्षण ही नहीं बनेगा। हालांकि इतनी विकट परिस्थितियां बहुत विरल रूप से होती हैं कि इतना प्रतिकूल हो कि एक्सप्रेशन स्टार्ट ही नहीं हो, तो जीन का प्रदर्शन शुरू होगा या नहीं होगा ये वातावरण से तय होगा। हालांकि ये चीजें बहुत विरल है कि वातावरण इतना खराब हो। आमतौर पर वातावरण वो बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, ठीक ठाक होता है, तो एक बार को प्रदर्शन शुरू हो जाता है। प्रदर्शन शुरू होने के बाद वातावरण का दूसरा रोल क्या है? प्रदर्शन की दर तय करना। प्रदर्शन की दर, रेट, एक्चुअली क्या देखिए, वातावरण कितना अच्छा है या कितना खराब है उससे तय होगा प्रदर्शन की दर, यानी कि एक जीन द्वारा एक इकाई समय में कितना प्रोटीन बनाया जा रहा है, ये प्रदर्शन की दर होगी। अगर वातावरण बहुत अच्छी परिस्थितियां, उपयुक्त परिस्थितियां हैं, तो जीन का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा और इकाई समय में प्रोटीन ज्यादा बनेगा। और अगर प्रदर्शन वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सो है, तो फिर प्रदर्शन धीमा होगा तो प्रोटीन कम बनेगा। अब आप देखिए, गुणात्मक लक्षण जो हैं वो वातावरण के एक चीज से तो प्रभावित हैं, दूसरे से नहीं है। वो इस बात पर तो निर्भर कर रहे हैं कि प्रदर्शन होगा या नहीं होगा शुरू में। ठीक है, अगर प्रदर्शन होगा ही नहीं तो फिर तो गुणात्मक हो या मात्रात्मक हो लक्षण आएगा ही नहीं।
बट मैंने कहा ना कि प्रदर्शन जीन हो और प्रदर्शित ना हो, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां रेयरली मिलेंगी। तो ठीक ठाक थोड़ी बहुत जैसी भी परिस्थितियां हैं, प्रदर्शन शुरू जरूर हो जाता है। तो प्रदर्शन शुरू हो गया, प्रदर्शन के शुरू होते ही गुणात्मक लक्षण स्वतंत्र हो गए कि गुणात्मक लक्षण का तो बस एक ही एक प्रदर्शन हो जाए, चाहे वो धीमी गति से हो चाहे तेज गति से हो, प्रदर्शन हो रहा है मतलब प्रोटीन बनेगा, और बस प्रोटीन बनते ही लक्षण आ जाएगा, वहां मात्रा का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए गुणात्मक लक्षण वातावरण पर कम निर्भर करते हैं, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रदर्शन आरंभ हो जाए बस। ठीक है, अब प्रदर्शन आरंभ होने के बाद भी मात्रात्मक लक्षण तो बाद में भी निर्भर कर रहा है प्रदर्शन की दर पे भी। पता चला प्रदर्शन शुरू तो हो गया, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति मतलब वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, तो प्रदर्शन स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो प्रोटीन कम बन रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रदर्शन प्रोटीन वातावरण बहुत अच्छा है तो प्रोटीन अच्छा बन रहा है, तो उसी तरह से लक्षण भी ज्यादा आएगा। तो यानी कि जो मात्रात्मक लक्षण होते हैं वो दोनों चीजों पर निर्भर कर रहे हैं। पहले तो वातावरण की इतनी प्रतिकूलता या अनुकूलता कि भाई प्रदर्शन शुरू होगा या नहीं होगा, शुरू होने के बाद भी वातावरण कितना उपयुक्त है उसके आधार पर प्रदर्शन की दर तय होगी। इसलिए ये जो है ये वातावरण की परिस्थितियों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। अब आप देखिए, जैसे 6 प्रभावी एलील है या 4 है, जो भी मान लो ये अधिकतम है, तो हमारे हिसाब से अधिकतम लक्षण आना चाहिए। एक प्रभावी कम हुआ तो थोड़ा सा एक का जितना हिस्सा है वो कम हो जाएगा, तो लक्षण थोड़ा सा कम, 2 होंगे तो थोड़ा और कम। ये तो तब हम जब वातावरण को गिन ही नहीं रहे। अब अगर इसमें वातावरण और बीच में ले आओ तो आपका मामला और जटिल हो जाएगा। अब जैसे कई बार क्या होता है, आपके पास तो सारे प्रभावी एलील, ठीक है, लेकिन वो प्रभावी एलील धीमी गति से काम कर रहे हैं क्योंकि उपयुक्त वातावरण नहीं, तो क्या होगा, जितना अधिकतम प्रोटीन और अधिकतम प्रदर्शन आना चाहिए उतना नहीं आकर के थोड़ा कम नजर आएगा। आपको बाहर से देखने पे लगेगा लगता है अपने पास प्रभावी एलील कम है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभावी एलील सारे हैं, फिर भी हो सकता है अधिकतम प्रदर्शन नहीं आए, अधिकतम से थोड़ा कम आए वातावरण की वजह से, थोड़ा कम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ जाएगा कि अधिकतम से न्यूनतम हो जाएगा, बट थोड़ा सा कम हो सकता है। ये वातावरण का रोल है। अब कई बार मान लो हमारे पास एक प्रभावी एलील कम है, एक प्रभावी एलील कम है, तो हमारे हिसाब से तो लक्षण थोड़ा कम आना चाहिए, लेकिन पता चला वातावरण बहुत अच्छा है और बचे हुए जो 5 प्रभावी एलील है उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो जो एक की कमी थी प्रभावी एलील की वो भी पूरी हो गई और लक्षण अधिकतम आ गया। मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी 1-2 प्रभावी एलील कम है, लक्षण कम आना चाहिए, लेकिन वातावरण और जीन का प्रदर्शन की गति इतनी अच्छी है कि फिर भी लक्षण अधिकतम आ गया। और कभी कभी लग रहा है कि जीन पूरे हैं, अधिकतम आना चाहिए तो कम आ जाता है। वातावरण क्या करता है, इनको थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है, यहाँ से इधर, इधर से उधर, थोड़ा बहुत विचलन वातावरण से आएगा, और वातावरण तो कभी नियत नहीं है। और इस वजह से मात्रात्मक लक्षणों का प्रदर्शन अलग अलग जीवों में अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। ठीक है, और इसी वजह से मात्रात्मक लक्षणों का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी वैज्ञानिक जितनी बार क्रॉस करेगा एक ही लक्षण को लेकर, उसको हर बार ही रेशियो अलग अलग आए। मेंडल की तरह यहाँ 3:1 या 9:3:1 के कांस्टेंट रेशियो नहीं आएंगे। ये चीजें फिक्स तब आती है जब लक्षण गुणात्मक हो, क्योंकि वो वातावरण से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये गुणात्मक, ये मात्रात्मक लक्षण है और ये काफी वातावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनमें क्रॉस करके रेशियो लाना और नियत रेशियो हर क्रॉस में नहीं आएगा। मात्रात्मक लक्षणों का प्रैक्टिकल अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वातावरण का क्या रोल है ये भी साथ साथ पता होना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, गुणात्मक मात्रात्मक सबको ले लें तो हमने अब तक 4 प्रकार की वंशानुगति पढ़ ली। मैं आपको जरा से इसका निष्कर्ष करूं, ये देखिए, मोनोजेनिक क्वालिटेटिव, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव, पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी कि मोनोजेनिक का मतलब एक जीन से नियंत्रित होना और पॉलीजेनिक मतलब एक से अधिक जीन से। क्वालिटेटिव गुणात्मक लक्षण, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। अब मोनोजेनिक क्वालिटेटिव, ठीक है, ये कब आया, हमने सारी चीज देख ली। एक जीन से नियंत्रित होने वाले गुणात्मक लक्षण, आपसे पूछा जाए कोई उदाहरण बताओ मोनोजेनिक क्वालिटेटिव वंशानुगति कहाँ आई, तो एक जीन से नियंत्रित होने वाले गुणात्मक लक्षण का क्या उदाहरण दोगे? बड़ा आसान है, मेंडल द्वारा लिए गए सारे लक्षण। जितनी मेंडेलियन वंशानुगति है वो पूरी इसी में आएगी। मेंडल ने 7 लक्षण भी अगर लिए थे तो मेंडल के 7 लक्षण एक जीन से नियंत्रित हो रहे थे और सब के सब जो हैं गुणात्मक है। तो एक जीन से नियंत्रित होने वाले में उदाहरण मेंडेलियन जेनेटिक्स। मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव, एक जीन से नियंत्रित होने वाले क्वांटिटेटिव मात्रात्मक लक्षण।
एक जीन से नियंत्रित होने वाले मात्रात्मक लक्षण कौन से हुए, ये आपको पढ़ा रखा है। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता में ये बताया था, ये मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अपूर्ण प्रभाविता होगी। पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव मतलब एक से अधिक जीन से नियंत्रित होने वाले गुणात्मक लक्षण, पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव। तो ये कहाँ आया, ये भी बताया था मैंने कि एक से अधिक जीन लक्षण बना रहे हो, लक्षण गुणात्मक बना रहे। ये मैंने आपको बताया था, जितनी हमने नॉन अलीलिक जीन अंतःक्रियाएं पढ़ी हैं, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इनमें सब में दो जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं और लक्षण गुणात्मक है। और पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव ये भी हम पढ़ ही रहे हैं। पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव जो हमने मल्टीपल जीन जिसको कहा है, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, ये पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव हो गया। तो सजीवों में 4 तरह की वंशानुगति होगी लक्षणों के आधार पर, जीन के आधार पर। एक जीन से नियंत्रित होने वाले गुणात्मक वंशानुगति, एक जीन से नियंत्रित होने वाली मात्रात्मक वंशानुगति, एक से अधिक जीन से नियंत्रित होने वाली गुणात्मक वंशानुगति और एक से अधिक जीन से नियंत्रित होने वाली मात्रात्मक वंशानुगति। और चारों कहाँ कहाँ मिलेगी ये मैंने आपको बताया। ये थोड़ा जो हमने पीछे जो पढ़ा है उसको इसके साथ इसको थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में निकाला कि लक्षण का गुणात्मक मात्रात्मक होना, एक जीन से नियंत्रित होना, एक से ज्यादा जीन से नियंत्रित होना, ये थोड़ी आधारभूत बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तुलना आनी चाहिए। मल्टीपल अलील और मल्टीपल जीन की तुलना बताई गई थी आपको। वातावरण का रोल किस प्रकार से है ये भी चीज ध्यान रखना। अब हमें क्लियर ध्यान रहना चाहिए कि मात्रात्मक वंशानुगति में लक्षण का फिनोटाइप केवल और केवल एक चीज से नहीं बल्कि फिनोटाइप प्रभावी अलील की संख्या से तय होगा और वातावरण तो खैर उपयुक्त तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रभावी अलील की संख्या तय करेगी, ऐसा गुणात्मक में नहीं है। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लें। अब तो खैर काफी सारे मात्रात्मक लक्षण अध्ययन किए जा चुके हैं और अब तो स्पष्ट है कि हर जीव में गुणात्मक मात्रात्मक दोनों लक्षण है, बल्कि कई अच्छे बड़े बड़े मुख्य लक्षण सब मात्रात्मक लक्षणों की जो अध्ययन की जहां तक बात है तो वो शुरुआत हुई थी जोसेफ कॉल्ड-र्यूटर द्वारा। जोसेफ कॉल्ड-र्यूटर को हम इसीलिए मात्रात्मक वंशानुगति के जनक भी कहते हैं। मेंडल से भी पहले इन्होंने काम किया है। तंबाकू के पौधे पर कई लक्षणों पर इन्होंने काम किया और इनके द्वारा लिए गए लक्षण मात्रात्मक थे और इसलिए जब उन्होंने क्रॉस किया हर बारी रेशियो अलग अलग आए और जोसेफ कॉल्ड-र्यूटर इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए और उन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है, वो नहीं समझा पाए कि मात्रात्मक है। जोसेफ कॉल्ड-र्यूटर के बाद तो मेंडल आया और उन्होंने लक्षण लेकिन गुणात्मक लिए। कॉल्ड-र्यूटर में और मेंडल में ये अंतर, उन्होंने मात्रात्मक थे और इनके लक्षण गुणात्मक थे। तो गुणात्मक में गणित अच्छे से लग जाती है, रेशियो भी फिक्स आता है, तो मेंडल को बिल्कुल सही रेशियो मिले और इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष दे दिए, नियम दे दिए। ठीक है, फिर मेंडलियन लक्षणों की, मेंडल की जेनेटिक की पुनर्खोज की काफी सालों बाद एक और वैज्ञानिक निल्सन एहले, इन्होंने फिर मात्रात्मक वंशानुगति का विस्तृत अध्ययन किया बहुत बाद में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का विस्तृत अध्ययन निल्सन एहले द्वारा किया गया। इन्होंने 2 पौधों पर काम किया, तंबाकू पर और गेहूं पर। तंबाकू में एक लक्षण उन्होंने लिया करोला लेंथ। ठीक है, करोला मतलब जो उनके दल होते हैं, पुष्प दल, उसको करोला कहते हैं, तो उनकी लंबाई। और दूसरा कर्नेल कलर, ये बीज से संबंधित है। कर्नेल अभी बताएंगे आगे क्या है। गेहूं के बीज से संबंधित है ये शब्द कर्नेल। कर्नेल का रंग और दल की लंबाई, इन 2 मात्रात्मक लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन करके मात्रात्मक लक्षणों का विस्तृत डिटेल बताया कि कैसे क्या इनकी वंशानुगति होती है। फिर हमें धीरे धीरे अन्य जीवों में, मानव तक में भी मात्रात्मक लक्षण मिलने लगे। फिर इनके जीन भी पता किए गए। हालांकि जीन, कितने जीन से कौन सा लक्षण बनता है ये अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, पर थोड़े बहुत उदाहरण आपको और ध्यान रखने, ये उदाहरण भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रखे हैं, देखिए। ठीक है, मानव में त्वचा का रंग, ये मात्रात्मक लक्षण है। मानव में ऊंचाई, मानव में बुद्धिमत्ता, IQ, इंटेलिजेंस का लक्षण, ये भी मात्रात्मक। और बल्कि इन लक्षणों के तो कुछ अंदाजन जीन भी बताए गए। मानव में त्वचा का रंग 3 जीन से नियंत्रित होने वाला मात्रात्मक लक्षण है। 3 जीन का मतलब है 6 एलील। ये तो लोकस बताते हैं, जीन का मतलब लोकस से है। तो 3 लोकस के जीन अर्थात 6 एलील होंगे जोड़े में। तो ऊंचाई का जीन, ऊंचाई जो है 5 जीन से नियंत्रित होती है, मतलब एक व्यक्ति में उससे संबंधित 10 एलील हो गए। इधर 6 एलील है, इधर 10 एलील है। और बुद्धिमत्ता IQ से संबंधित 25 जीन माने गए हैं, अर्थात 50 एलील। ये अनुमान और कुछ अप्रत्यक्ष तरीकों से पता लगाया जाता है, डायरेक्ट तो खैर नहीं मालूम चलेगा।
ठीक है। इसके अलावा और भी इनमें तो जीन भी पता चल थोड़ा अंदाजा लगाया गया, जैसे मवेशियों में दुग्ध उत्पादन, जो मिल्क यील्ड जो है, दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है गाय भैंसों में, ये मात्रात्मक लक्षण है। जितने प्रभावी एलील उतना ज्यादा मिल्क बने, ठीक है। इसी तरह से पशुओं में, जंतुओं में मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, शरीर का वजन, ये मात्रात्मक है। और पौधों की बात करें तो पौधों में तो बहुत सारे लक्षण मात्रात्मक हैं, बल्कि हमारे काम आने वाले, मानव के काम आने वाले पौधों के लक्षण बहुत सारे मात्रात्मक। पौधों की ऊंचाई ज्यादातर पौधों में मात्रात्मक है, ठीक है। पत्तियों का आकार, तने की मोटाई, फल और बीज की संख्या, वजन, आकार, ये सब, फल छोटे बड़े होना, फलों की संख्या, पुष्प की संख्या, ये सब मात्रात्मक है। तो पौधे में भी कई सारे लक्षण हैं, जंतुओं में भी कई सारे लक्षण हैं जो मात्रात्मक है, ठीक है। और देखिए मात्रात्मक लक्षणों में एक समस्या बस ये है कि आप मेंडल की तरह जब इनका क्रॉस करोगे तो इनके रेशियो फिक्स नहीं आएंगे, अध्ययन करना मुश्किल है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम करके भी बताएंगे आपको। आप देखिएगा वहाँ रेशो हम कागजों में तो ले आते हैं कि ये रेशो आना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से जब करते हैं तो वातावरण का इतना इसमें डिस्टर्बेंस होता है कि रेशो आपके अलग अलग आए, इसलिए थोड़ा इनको अध्ययन करना मुश्किल है। बाकी मात्रात्मक लक्षण शरीर के कई महत्वपूर्ण और अच्छे लक्षण हैं, ठीक है, और ये बड़े काम के भी हैं। और एक और चीज देखिए, अगर हमें मात्रात्मक लक्षणों के बारे में अच्छे से पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सी परिस्थितियों से नियंत्रित होता है, कैसी उपयुक्त परिस्थितियां उसको चाहिए, अगर हम ये अध्ययन कर पाए तो आप देखिए मात्रात्मक लक्षणों का प्रदर्शन तो हमारे हाथ में हो गया, ठीक है। हमें मालूम चल जाए कि इस जीन को क्या चाहिए, कैसी परिस्थितियां चाहिए, बस आप वो परिस्थितियां प्रदान करो। एक्चुअली इन जीन में तो ये होता है कि एक जीव में जितने प्रभावी एलील है उतना भी प्रदर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आदर्श उपयुक्त परिस्थितियां किसी को नहीं मिलती। तो हमारे पास किसी मात्रात्मक लक्षण के जितने प्रभावी जीन है, ये मत सोचेगा कि उन प्रभावी के अनुरूप जितना लक्षण आना चाहिए उतना आ ही गया होगा हम में, नहीं। इतनी उपयुक्त परिस्थितियां होती कहाँ है? आदर्श परिस्थितियां प्रकृति किसी को नहीं देती, तो थोड़ी बहुत कमी रहती है, लक्षण थोड़ा कमी रहता है। लेकिन अगर वो परिस्थितियां हम जान लें तो हम कृत्रिम रूप से बढ़ा तो सकते हैं कि भाई ये चीज खाने से मान लीजिए कोई जीन में प्रदर्शन में वृद्धि हो रही तो हम खा लेंगे। पौधों में मान लीजिए ये करने से, ऐसा करने से अगर उनका लक्षण बढ़ता है तो कर लेंगे। तो इनकी अगर हमें वातावरणीय परिस्थितियां पता चल जाए तो इन लक्षणों का प्रदर्शन हम नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीजें अध्ययन भी हुई है, ऐसी बात नहीं। जैसे मानव में त्वचा का रंग हम जानते हैं मेलेनिन नाम के वर्णक की वजह से होता है, ठीक है। मेलेनिन वर्णक जितना ज्यादा होगा उतना डार्क कलर आएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा शरीर मेलेनिन केवल इस बात से तय करके नहीं बनाता कि आपके पास प्रभावी एलील कितने हैं, वो तो ये भी देखता है कि आप जिस जलवायु में जहाँ रहते हैं वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ का पानी की गुणवत्ता कैसी है, तापमान, ठीक है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता कैसी है, धूप कैसी आती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति में ज़्यादा प्रभावी एलील है, 6 तो टोटल ही है, 4 है, 5 है, लेकिन वो ठंडे प्रदेश में रहता हो, तापमान कम है, प्रकाश कम है, तो वहाँ उसका मेलेनिन वर्णक ज़्यादा नहीं बनेगा, उसका रंग हल्का रहेगा, ठीक है। और किसी में कम प्रभावी एलील है लेकिन वो बहुत गर्मी वाली जगहों में रहता है तो उसमें मेलेनिन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मेलेनिन त्वचा के अंदर आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा के लिए है। तो फिर शरीर को ज़्यादा मेलेनिन बनना पड़ेगा। कम प्रभावी एलील है लेकिन ज़्यादा काम करवाएंगे उनसे, मेलेनिन ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर की त्वचा का रंग, ये केवल प्रभावी एलील की संख्या पर ही नहीं, तापमान और प्रकाश तीव्रता जैसे वातावरणीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन अब हमें पता चला है तो हम उस हिसाब से इनमें कम ज़्यादा ला भी सकते हैं। और ये मानव का ये लक्षण तो जीवन पर्यंत काम करता है। देखिए जीन भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक निर्धारित आयु तक ही काम करते हैं, उसके बाद नहीं करते। कुछ जीन जीवन पर्यंत काम करते हैं। हर जीन के प्रदर्शन का तरीका अलग अलग है। अब त्वचा के रंग का जो जीन है वो जीवन पर्यंत काम करता है, और इसलिए त्वचा का रंग जीवन पर्यंत कभी कांस्टेंट नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम। इस पर हम और आगे बात करेंगे भी। ऐसे मानव की ऊंचाई है, ऊंचाई का जीन लेकिन क्या है, जन्म से लेकर के परिपक्वता तक 18-20 साल की उम्र तक ही काम करता है, उसके बाद नहीं करता। तो जो ऊंचाई बननी है इसी दौरान बन जाएगी, और अगर नहीं बन पाई तो भी रह जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। हमारी हाइट 18-20 साल बाद नहीं बढ़ती, ये जीन काम ही नहीं करता, उसका काम का तरीका ही ऐसा है। अब ऊंचाई का जीन क्या चाहिए, ऊंचाई के जीन को चाहिए पोषण। हमारा खाना पीना, पोषण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अच्छा हो तो ये जीन तरीके से प्रदर्शित होता है। हार्मोन का भी इसमें रोल है। और हमारी जो परिपक्वता तक की आयु है तब तक अगर हमारे पास जितने प्रभावी एलील हैं वो ढंग से प्रदर्शित हो गए तो प्रभावी एलील के हिसाब से जो हाइट आनी चाहिए वो आ जाएगी। लेकिन कईयों में नहीं आ पाती है। बच्चों में खाना पीना पोषण अच्छा नहीं होता है,
तो कई बार हो सकता है 5 जीन का मतलब 10 एलील है और किसी में 10 एलील में से 8 एलील प्रभावी है मान लो, तो अच्छी खासी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अच्छी खासी हाइट केवल इस बात से नहीं हो जाएगी कि 8 एलील प्रभावी है, बल्कि पोषण भी चाहिए। अब वो खाना पीना ढंग से खाए नहीं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पोषण की कमी रहेगी, तो भले आप में 8 प्रभावी एलील हैं, हाइट कमी रहेगी। जीन के हिसाब से हाइट इतनी होनी चाहिए लेकिन है इतनी, और ये गैप रहेगा। अगर ये गैप परिपक्वता से पहले कभी भी अगर आप पूरा कर सकते हो, बाकी बाद में नहीं होगा। इसीलिए कई लोगों में शुरू में हाइट नहीं बढ़ती, फिर अचानक 1-2 सालों में अच्छी हाइट बढ़ जाती है। वहाँ खाना पीना, हार्मोन, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो हाइट एकदम से बढ़ जाती है 1 ही साल में। लेकिन एक सीमा निकलने के बाद नहीं बढ़ेगी, 18-20 साल में नहीं बढ़ती है। तो ये जीन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। प्रभावी एलील कितने वो अपनी जगह है, लेकिन आपने कितना इसको परिस्थितियाँ दी है, पोषण दिया है, उसके हिसाब से काम करेगा। ऐसे IQ का जीन हमारा, IQ के जीन के 50 एलील है, मतलब खुद दिया है ऊपर वाले ने, तो 50-50 एलील लेके बैठे हैं, उसके बाद भी दिमाग नहीं हो, IQ नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ये भी नहीं सोच ले कि लगता है मेरे तो 50। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ है कि 50 एलील तो है, लेकिन IQ इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 50 एलील में प्रभावी एलील कितने हैं, क्योंकि काम तो प्रभावी एलील करेंगे ना। लेकिन कोई ये भी नहीं सोच ले कि हमारा तो इन 50 में लगता सारे अप्रभावी हैं, तो इतनी भी हालत खराब किसी की नहीं होती। 50 एलील हैं, अच्छे खासे प्रभावी एलील की संख्या सब में होती है। लेकिन देखिए, केवल प्रभावी एलील की संख्या से आपकी बुद्धिमत्ता तय नहीं हो जाती। बुद्धिमत्ता इस बात से भी तय होती है, परिस्थितियाँ, वातावरण यहाँ भी चाहिए, ये मात्रात्मक है। अब यहाँ परिस्थितियाँ कैसी है, देखो हमारे दिमाग को कोई पोषण से लेकर ये सब चीज़ें, कोई तापमान इससे नहीं चलती। IQ क्या है देखिए, समझिए, कोई बायोलॉजी पढ़ लेना IQ नहीं। IQ सिर्फ है चीज़ों को सीखने समझने की क्षमता, चीज़ों को सीखने समझने की क्षमता IQ होती है। ये हमारी आयु के साथ बढ़ती है। IQ का जीन आयु के साथ बढ़ता है। छोटी आयु में तेज गति से बढ़ता है, फिर थोड़ा धीरे होता है, और आगे परिपक्वता के बाद में बहुत धीमी गति से स्थिर हो जाता है। सीखने की क्षमता इसलिए बचपन में सबसे ज़्यादा होती है। सीखने की क्षमता हमारी आनुवंशिक है। अब इससे हम सीखते क्या, ये हमारी इच्छा है कि मैं इससे साइंस पढ़ूँ, आर्ट्स पढ़ूँ, कॉमर्स पढ़ूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। विषय वस्तु का मतलब नहीं सीखने। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को एक बार देखते समझ जाते हैं, एक बार सुनते, एक बार पढ़ते, उनको याद हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है। याद होना, देखो रटना, मेमोरी अलग चीज़ है, मेमोरी अलग चीज़ है, लेकिन समझना कि किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 4 बार में आता है। एक्चुअली ये हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन है। हमारा दिमाग को क्या चाहिए, सीखने समझने की क्षमता में 2 चीज़ें होती हैं, देखो, थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन, विचार करना और कंसंट्रेट करना। अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप उसी पे कंसंट्रेट करिए, उसी के बारे में सोचिए, ठीक है। क्लास में अगर हम कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, बाद में भी हम उसी टॉपिक पर सोचते रहते हैं, तो वो टॉपिक हमारा बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और याद भी जल्दी होता है, मेमोरी जल्दी बनती है। लेकिन हमें मान लो कि लग रहा है मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, इंटरेस्ट ही नहीं। अब देखो, कंसंट्रेशन कब आएगा, कंसंट्रेशन आता है इंटरेस्ट से, पैशन से। अगर बायोलॉजी पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट है, तो हम बड़े शौक से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बाद में भी हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो वो सब्जेक्ट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर किसी चीज़ को आपको सीखना है, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आनुवंशिक लक्षण है, तो तरीके से काम करो। सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट पैदा करो, मज़ा आना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो अपने आप हमारे को उस सब्जेक्ट को पढ़ने में कंसंट्रेशन भी आएगा, हम उस सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे भी सही, और तब हम उसमें पारंगत भी होंगे। तो ये IQ उसी अनुसार। और देखिए, थिंकिंग, कंसंट्रेशन, इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर अंत में परिणाम है कि हमारी याददाश्त, मेमोरी बनती है। तो ये सब मात्रात्मक लक्षण है, क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं कि कैसे काम करते हैं, तो हम इनको उस प्रकार की परिस्थितियां प्रदान करके नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये जैसे मानव की बातें थी, पौधों जंतुओं की भी, पौधों में भी है। आप देखो, पौधों के अंदर तो एक और बड़ी खास बात है, हम उनका गुणिता का स्तर बढ़ा सकते हैं, द्विगुणित से त्रिगुणित, चतुर्गुणित, बहुगुणित कर सकते हैं। और हमने देखा है कि पौधे में जब भी हम उसको डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड बढ़ाते हैं, गुणसूत्र बढ़ाते हैं, पौधे में तो संभव है, मानव में संभव नहीं होता है, या जंतुओं में इतना संभव नहीं है, ठीक है। पौधों में जैसे हम देखते हैं गुणिता का स्तर बढ़ाते हैं, पौधे भी बड़े बड़े हो जाते हैं। ये चीज़ आगे आएगी अगले चैप्टर में। अगर एक डिप्लॉइड पौधा है और मान लीजिए उसमें 2 जीन हैं जो फल का वजन तय करते हैं, 2 जीन के कितने प्रभावी एलील होंगे, 4। और मान लो उस पौधे में चारों प्रभावी एलील होते हैं, तब उसमें फल 100 ग्राम का बनता है। अब ये फल के वजन का अधिकतम है, 4 प्रभावी होने पर अधिकतम 100 ग्राम। अब हम चाहते हैं कि नहीं, फल तो और बड़े हों, एक तरीका है
आप उस डिप्लॉइड पौधे को टेट्राप्लॉइड कर दो, डबल कर दो, तो जहां 2 जीन के 4 एलील होते थे अब उसमें 8 एलील हो जाएंगे। और उस पौधे का फल आप देखिएगा लगभग 200 ग्राम के आसपास मिलेगा, क्योंकि 4 एलील से अगर 100 ग्राम आता है तो 200 के आसपास मिलेगा। मतलब पौधों में हमने देखा है कि जब जब हम उनकी गुणवत्ता का स्तर बढ़ाते हैं तो उसका तने की लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती है, फल बड़े बड़े हो जाते हैं। जितने मात्रात्मक लक्षण हैं वो सभी प्लॉइडी लेवल गुणिता का स्तर बढ़ाने पर बढ़ेंगे, क्योंकि जीन ज्यादा आएंगे, प्रभावी एलील ज्यादा आएंगे तो लक्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मात्रात्मक लक्षण मेंडल की तरह क्रॉस करके रेशो लाना मुश्किल है, क्योंकि वातावरण का बड़ा रोल है यहाँ पर। लेकिन अगर इनकी वातावरणीय परिस्थितियों को समझ लिया जाए तो मात्रात्मक लक्षणों के प्रदर्शन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो यहाँ वातावरणीय परिस्थितियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कई अच्छे लक्षण हैं। तो ये तो मैंने आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, किस प्रकार के लक्षण होते हैं, ये सब बातें बताई, कुछ उदाहरण भी बताए। अब हम इसमें थोड़ा वंशानुगति पर जाएंगे कि जैसे मेंडल ने जब गुणात्मक लक्षणों की वंशानुगति के आधार पर डाईहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस किए तो उनको क्या रेशो मिला। ठीक है, अगर वो लक्षण गुणात्मक होते हैं तो निल्सन एलन ने हमें बताया कि गुणात्मक लक्षणों की जब हम वंशानुगति करते हैं, क्रॉस करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, तो रेशो बदलेगा। मेंडल वाले तो नहीं आएंगे, तो रेशो क्या आएंगे, कैसे निकालेंगे, और फिर इनके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर। ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे इसको कंटिन्यू में स्टडी करें।